हेलो स्टूडेंट्स, एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं बायोलॉजी 2015 के द्वितीय पाली के प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आज आप बायोलॉजी द्वितीय पत्र का लाभ उठाएं और इन्हें बेहतर से बेहतर ढंग से आप अपने से फिर से लिखने का प्रयास करें। और दोस्तों, साथ ही इस चैनल के बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। दोस्तों, आपकी मेहनत ही हमारी उत्साह को बढ़ाती। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग वो गिल्स है, जबकि मनुष्य का फेफड़ा होता है। और कीड़ा मकोड़ा का वो सांस नली होता है। जैसे तिलचट्टा का भी वो सांस नली यानी ट्रेकिया होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क कौन सा कार्य करता है? तो मनुष्य में वृक्क वो उत्सर्जन का कार्य करता है। तो वृक्क उत्सर्जी अंग हुआ। उसी तरह मनुष्य में और भी उत्सर्जी अंग हैं, जैसे त्वचा हुआ, मलाशय हुआ, फेफड़ा हुआ, ये सब उत्सर्जी अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो स्टूडेंट, ओजोन होता है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना होता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना होता है। तो जब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जिसके वजह से ऑक्सीजन के अणु टूट करके ऑक्सीजन का परत को क्षय करता है, यानी उसको नष्ट करता है। और इसके नष्ट होने से पराबैंगनी किरण जो सूर्य की पराबैंगनी किरण वो पृथ्वी तक आ जाएगी। तो जीव जंतुओं में त्वचा कैंसर हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, पेड़ पौधे जल जाएंगे आदि। ये बहुत ही खतरनाक है। और ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन, इनका जो उपयोग होता है वो फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, उसके बाद वॉशिंग मशीन में नहीं, फ्रिज में, AC में, उसके बाद जो एरोसोल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे परफ्यूम, या फिर वो जो झाग के रूप में जो निकाला जाता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसके निकलने से CFC गैस निकलता है, जो ओजोन के लिए खतरा है। इसीलिए जो इसमें बहुत सारे सरकार इसको पर रोक लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित किया जाए और ओजोन क्षय को बचाया जाए। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था, जिसमें उन्होंने एक गोल और पीला मटर के दाने का उगा करके उसका, और एक झुर्रीदार हरा मटर के दाने को उगा कर उन दोनों के बीच निषेचन कराया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो पौधों में टेनिन नामक पदार्थ वृक्ष के छाल में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम में 2 अंतर लिखें। तो स्टूडेंट, जाइलम और फ्लोएम, तो ये दोनों पौधे के जटिल उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है। तो ये जाइलम जाइलम का कार्य है, ये मिट्टी में घुले हुए जल और खनिज लवण, इन दोनों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना। जबकि फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थ का को जो पत्तियों में जो भोजन बनता है वो उस भोजन को पूरे पौधों में फैलाना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखे कि यह जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। जाइलम केवल ऊपर की दिशा में स्थानांतरण करता है, चूँकि ये मिट्टी से लेकर के पत्तियों टहनियों तक ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। जबकि फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्थानांतरण करता है पदार्थ के, यानी भोजन का
ऊपर और नीचे जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वहाँ तक ले जाता है फ्लोएम तक इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, इसकी कोशिका मृत्यु होती है, किसकी, जाइलम की कोशिका मृत्यु होती है, लेकिन अपवाद इसमें जाइलम मृदुतक जब वो जीवित होता है, जैसे जाइलम में जो कोशिका होता है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, तो इसमें जाइलम मृदुतक जो मृत्यु होती है, जबकि फ्लोएम की जो कोशिका वो जीवित होती है, लेकिन इसमें भी फ्लोएम मृदुतक जो वो जो है मृत्यु होती है। फ्लोएम में जो है चालनी नलिका, सहकोशिका, चार जो है फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ये उनकी जो है उनके तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में उत्पादकों की क्या कार्य है। यहाँ पर पहले था जो क्वेश्चन था कि पारितंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र में जो है उत्पादक, पारितंत्र में उत्पादक का क्या कार्य। उत्पादक यानी पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा ही मूलतः उत्पादक है जो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का जो है भोजन का जो प्रबंध करता है। पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन का उत्पादन करता है और उसके वजह से पेड़ पौधा वृद्धि करता है। उन पेड़ पौधों को जो है पौधा खाने वाले जानवर खाते हैं, फिर पौधा खाने वाले जानवर को जो है मांसाहारी जानवर खाते हैं, फिर उन मांसाहारी जानवर को जो उच्च वर्ग के मांसाहारी जानवर खाते हैं। तो इस तरह से जो भोजन पूरे जो है जो ब्रह्मांड में भोजन का जो अकेला उत्पादक से मानिए तो वो पेड़ पौधा ही है, बाकी उनसे जो एक दूसरे पर निर्भर रह के एक जीव दूसरे जीव भोजन का प्रबंध करता है। तो अब यहाँ पर जो इसका कार्य जो है के बारे में हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य है इसका। तो इसका पहला कार्य लिखे हैं, यह पारितंत्र में रहने वाले जीवों को भोजन के आधार पर प्रकार निर्धारित करता है कि कौन जो है स्वपोषी है, कि कौन परपोषी है, कौन जो मांसाहारी है तो कौन जो है शाकाहारी है। दूसरा है, यह सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में समर्थ होता है, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके ये जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल करके ये अपना भोजन बनाता है। अगला है कि यह मिट्टी के विभिन्न तत्वों को अवशोषित करता है, मिट्टी के विभिन्न तत्वों को अवशोषित मतलब मिट्टी में जो खनिज लवण होता है उन खनिज लवण को अवशोषित करता है। अगला है कि यह वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है, यानी ये जो है क्या करता है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को निकालता है जल का अपघटन करके, और इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संतुलित बनाता है और यही ऑक्सीजन जीवों के द्वारा फिर श्वसन क्रिया के द्वारा जो है लिया जाता है, और पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन अपनी श्वसन क्रिया के दौरान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प बनना, पेड़ पौधे की पत्ती में जब जो है जल का अपघटन किया जाता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग होता है और जिसके वजह से वहाँ वाष्पीकरण प्रक्रिया होता है, और वही जो वाष्प जो है ऑक्सीजन के साथ जो निकलता है उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका जो पौधे यह क्रिया पौधे के लिए क्या महत्व रखता है। तो यहाँ पर है कि पौधों की जड़ से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के कारण ही प्रवाहित होती है। अगर जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पेड़ पौधा जो है मिट्टी से जो है लगातार जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा। जिस तरह से लैंप में अगर लैंप की बत्ती जलती है तो उसके पेंदी से जो है वो केरोसिन तेल को जो है उस फीता के द्वारा खींचा जाता है। अगर लैंप ना जले तो क्या होगा, वो तेल जो है नहीं जलेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ के पत्तियों में होती है, जिसके वजह से पेड़ जो लगातार जो है जल को जो है मिट्टी से अवशोषित करता रहता है और परिवहन में भी इसका सहायता करता है। यह जो है खनिज लवण का अवशोषण और परिवहन में भी सहायक होता है। इसके अलावा ये पौधों में जो है तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। पौधे का जो तापमान है उसको जो है संतुलित बनाए रखने में भी ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय शोषण तथा वायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट, अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण क्या होता है। अवायवीय शोषण जो है वो शोषण की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है,
और वायवीय शोषण वो शोषण की प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज के अणु यानी पायरुवेट का जो पूर्णतः विखंडन करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानेंगे अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण क्या होता है। तो अवायवीय शोषण जो कि जो है कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय शोषण का 2 चरण में होता है। एक पहला कोशिका द्रव में वो टूट करके फिर पायरुवेट बनता है, फिर वो पायरुवेट जो है फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूट करके वो कंप्लीट रूप से ऊर्जा देती है, पूर्ण रूप से ऊर्जा देती है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग अंतर देखते हैं कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अवायवीय शोषण यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। उसके दूसरा पॉइंट है कि इसमें यह जो है यानी अवायवीय शोषण यह कोशिका द्रव में संपन्न होती है, जबकि जो है वायवीय शोषण का पहला चरण जो कोशिका द्रव में जो कि पायरुवेट में टूट जाता है, 1 कार्बन के अणु है ना, 6 कार्बन वाला अणु होता है ना ग्लूकोज, और ये 6 कार्बन वाला जो अणु होता है, तो ये 6 कार्बन वाला अणु जो 2 भाग में टूट जाता है और वो बन जाता है 3 कार्बन वाला अणु जिसको पायरुवेट कहा जाता है। और ये पायरुवेट फिर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये कंप्लीट रूप से विखंडित होकर के ऊर्जा का निर्माण करता है। इस तरह से 2 चरण में जो माइटोकॉन्ड्रिया, पहला चरण जो है कोशिका द्रव, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिससे पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। अब अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, इनमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अभी जो बताएगी जो आंशिक ऑक्सीकरण होता है यानी पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, वही लैक्टिक अम्ल जिसकी वजह से इसके जम जाने से हमारी जो मांसपेशियों में दर्द होती है ना, बदन हाथ में दर्द होती है। और अब जबकि वायवीय शोषण में जो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिर जो वो शोषण के दौरान जो फिर वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है, इसमें कम ऊर्जा की मुक्त होती है, क्योंकि आंशिक रूप से विखंडन होता है यहाँ पर, इसलिए कम ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जबकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा की जो है मुक्त होती है वायवीय शोषण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्क का नामांकित चित्र बनाएं। वृक्क यानी किडनी जो उत्सर्जी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो इसकी जो नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन करने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट, हमारे शरीर में 2 जोड़ी जो है वृक्क यानी किडनी होती है जो सेम के बीच के समान होती है, और इसकी ये जो है लगभग जो है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर जो चौड़ा होता है, और 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो स्टूडेंट एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो आकार लिखा, आकार नहीं होता है, क्योंकि सेम का बीज जो है वो उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जबकि वृक्क जो 10 सेंटीमीटर, आप 10 सेंटीमीटर की लंबाई आप समझ सकते हैं, है ना, यानी उसके तरह का होता है, उसके समान जैसा बनावट होता है, लेकिन उसके बराबर के आकार का नहीं होता है। उसके बाद जो है वृक्क का बाहरी सतह, जो बाहरी सतह होता है जो है ना, उसको जो है तो ये इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि आंतरिक सतह को जो मेडुला कहा जाता है। वृक्क का नतोदर सतह यानी अंदर वाला जो भाग जो नतोदर सतह अवतलाकार जो होता है, वही सतह में जो है वो खाली जगह जो होता है, उस खाली नतोदर सतह को हाइलम कहा जाता है, जो नतोदर खाली सतह होता है। और वृक्क के मेडुला में जो है जो अंदरूनी सतह होता है 15 से 16, वो मेडुला अंदर वाली सतह पर है 15 से 16 वृक्क शंकु पाया जाता है ना, शंकु के आकार का पाया जाता है। और प्रत्येक वृक्क में जो है सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, और यही नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और यही वृक्क मतलब कि वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन ये जो है जो रक्त को जो है ये शुद्धिकरण करता है, यानी रक्त को छान करके रक्त से अशुद्धि को अलग करता है और प्योर रक्त जो है बच जाता है, क्योंकि उसमें जो है इसकी जो है जो ग्लोमेरुलस है वो ग्लोमेरुलस जो है रक्त की जो है प्लाज्मा और रक्त कोशिका यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को नहीं छान पाता। बाकी सभी चीज़ों को, चाहे वो आवश्यक पदार्थ हो या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हो, वो सभी चीज़ को छान देता है जैसे। और छानने के बाद फिर जो है जो इसके रीनल नलिका में जा कर के वो जल जो है खनिज लवण जैसे अमोन जो है आयरन हुआ, ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन हुआ, एमिनो अम्ल हुआ आदि जो फिर से अवशोषित हो जाता है, यानी री एब्जॉर्बेशन वहाँ पर होता है। और बाकी फिर जब जल कुछ जल भी जो वहाँ अवशोषित होता है, बाकी जो जल और जो यूरिया, यूरिक अम्ल
अमोनिया आदि जो अपशिष्ट पदार्थ जो है ना, जो कि प्रोटीन का जो है से जो है के टूटने से बनता है, और वो सारा जो है जैव उत्सर्जी जो है पदार्थ के रूप में जो है ब्लाडर मूत्र का रूप ले लेता है, जो वो जो है वृक्क के हाइलम से जो मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। और ये रहा वृक्क का जो है चित्र दोस्तों। तो अब तो ये जो है वीडियो जो है दोस्तों ख़त्म हुआ। आप इनमें जो है आप फिर से आप कोशिश करेंगे इसको अपने से लिखने का, इससे देख करके वीडियो लिख लेने से आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है। अगर आप जो सभी वीडियो को बेहतर ढंग से आप जो है देख करके आप उनको लिखने का प्रयास करने लिख लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है 80 में से 80 मार्क्स का आसानी से आप लिख सकते हैं दोस्तों। सारा ऑब्जेक्टिव सारा वीडियो अगर आप बेहतर ढंग से देख लेते हैं, ये मेरा दावा है। हमने जो पहले भी कई स्टूडेंट्स को इस चीज़ का प्रैक्टिस करवाया है, और मेरा 2 स्टूडेंट जो है 100 में 100 लाया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो है बिहार बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया, लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मैं अपने स्टूडेंट का मार्कशीट जो कि 100 में 100 लाया, उसको प्रैक्टिकल में 20 दे दिया गया, और यहाँ पर भी वो उन्होंने 80 में 80 लेके आया, जिसके वजह से उस वक्त जो 80 जो है पूछा जाता था, या ये सब्जेक्टिव 80 पूछा जाता है, तो 80 में 80 लाया, और बाकी प्रैक्टिकल में उसको 20 दिया गया। इस तरह से वो जो है 100 मार्क्स लेके आया 2 स्टूडेंट मेरा 2 साल में। एक जो है 2016 में, और एक 2017 में स्टूडेंट। मैं आपको प्रूफ के साथ, वो लड़के खुद आपको वीडियो देंगे, मैं उनका वीडियो अपलोड करूंगा, आप खुद देखेंगे। अगर आप मेरा सारा वीडियो एक तरफ से देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू दोस्तों।